सांस से जुड़ी परेशानियां अक्सर हमारे पूरे हेल्थ सिस्टम को बुरी तरह से अफेक्ट करती हैं और यही वजह है कि हमें सांस से जुड़ी परेशानियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और गंभीरता से लेना चाहिए। तो आज वर्ल्ड अस्थमा डे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विकास मौर्य, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं और एचओडी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आखिर अस्थमा है क्या और ये किस तरह से हमारे शरीर पर असर करता है। देखिए, अस्थमा जो है वो एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, वो एक क्रॉनिक डिजीज़ है जी। और ये हमारी जो सांस की नलियां हैं, जो हमारी ब्रीदिंग ट्यूब्स हैं जो कि लंग्स में जाती हैं, ये उनको अफेक्ट करता है। उसमें स्वेलिंग होती है, सूजन आ जाती है, जिससे कि वो नैरो हो जाती हैं, जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, खांसी होती है और साथ में बलगम भी ज़्यादा बनता है। और अगर हम बात करें तो ये हमारे विश्व में इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है जी। हम देखें अराउंड मोर देन 260 मिलियन लोग इससे अफेक्टेड हैं पूरे विश्व में और 4.5 लाख के आसपास डेथ्स हुई थी 2019 में। ये WHO का आंकड़ा है जी। और अगर हम हमारे देश की बात करें तो इसमें 13% अस्थमैटिक्स हमारे देश में है और 40% मोर्टेलिटी जो अस्थमा जो डेथ्स हैं वो हमारे देश में हुई हैं। तो ये इतना बड़ा, अगर हम माने तो इतना बड़ा डिजीज़ है। तो देख सकते हैं कि एक गंभीर ये जो बीमारी है, इसको बिल्कुल नज़रअंदाज तो करना ही नहीं चाहिए। इसी के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि वो कौन से लोग हैं जिनको अस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखिए, अस्थमा प्रेडोमिनेंटली जो है वो एक जेनेटिक डिजीज़ है। मतलब अगर आपके जैसे पेरेंट्स में है, ग्रैंड पेरेंट्स में, तो ये आपको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है खाली उन्हीं को होगा। ये कुछ लोग होते हैं जैसे जो ज़्यादातर जो एलर्जिक होते हैं, जैसे हम देखते हैं लोगों को स्किन एलर्जी है, नाक की एलर्जी है, तो उनमें भी अस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जिन लोगों को जैसे एलर्जीज़ होती हैं धूल मिट्टी धुएँ से जिनके सिम्टम्स होते हैं, उनमें भी ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन अस्थमा हो सकता है। फिर उसके अलावा हम देख रहे हैं कि रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो उसमें भी अस्थमा के सिम्टम्स और अस्थमा के पेशेंट्स हमें ज़्यादा दिख रहे हैं। फिर बच्चों में खासकर जैसे जो प्री मैच्योर बच्चे हैं, ये लो बर्थ वेट करते हैं बच्चे हैं, ओबेसिटी जिनमें ज़्यादा है, उनमें भी अस्थमा के लक्षण हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं जी। और प्लस जैसे ये हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे दुनिया एडवांसमेंट होती जा रही है, तो हर स्टेट ऑफ एज ग्रुप उनमें अस्थमा के लक्षण और सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। जी, जैसे कि आपने जिक्र किया एलर्जीज़ का भी, तो एलर्जी और अस्थमा में जो डिफरेंस है वो क्या है? देखिए, एलर्जी तो एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है। अस्थमा रिलेटेड टू है रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब सांस के से जुड़ा हुआ है। एलर्जी हमें जो हो सकती है वो स्किन एलर्जी हो सकती है, हमें आँख की एलर्जी हो सकती है, या हमें नाक की एलर्जी हो सकती है, कहीं की भी एलर्जी हो सकती है जी। इवन कॉन्टैक्ट एलर्जी हो सकती है। एलर्जी हमें किसी आदमी से भी हो सकती है। बट अस्थमा जो है वो एक पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम से है। अस्थमा प्रेडोमिनेंटली जैसे मैंने बोला खासकर उन लोगों में ज़्यादा होती है जो कि जेनेटिक जिनमें प्रीडिस्पोजिशन होता है और ज़्यादातर इनमें हमने देखा है एलर्जीज़ का रोल काफ़ी ज़्यादा होता है कि जैसे धूल मिट्टी धुआं, पोलन एलर्जन है, वीड्स हैं, ट्रीज़ हैं या फूड एलर्जेंस हैं, तो इनसे ये ट्रिगर होता है, तो इनसे हमें अस्थमा होता है। लेकिन अस्थमा हमारे लंग्स में होगा, लेकिन एलर्जी जो है वो पूरे शरीर के लिए हो सकती है जी। इसी के साथ बात करें अगर अस्थमा अटैक की, तो अस्थमा अटैक एग्जैक्टली है क्या और जब अस्थमा अटैक आता है तो क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं मरीज़ में? देखिए, जैसे कि हमने देखा है कि अस्थमा के जो सिम्टम्स होते हैं, हम उन पर बात करें तो वो होते हैं खांसी होना, रात में सिम्टम ज़्यादा होते हैं, फिर सांस फूलना, वीजिंग होना यानी सीटी जैसी आवाज़ आना। तो यही सिम्टम्स अगर हमारे ज़्यादा हो जाएं तो हम कहते हैं कि अस्थमा अटैक हो गया जी। और अगर इसमें हम कहते हैं भाई माइल्ड है, मॉडरेट है, मतलब थोड़ा सा कम है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, हमें अटैक हो सकता है। अगर कम है तो हम घर में भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा है तो हमें हॉस्पिटल जाना है। वो क्या होगा कि हमारी खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, सांस बहुत फूल रहा है, हमारे कहते हैं बच्चों में क्या होगा, पसलियाँ काफ़ी तेज तेज चलने लग जाएंगी और फिर ऑक्सीजन लेवल भी कम हो सकता है क्योंकि सांस की नलियाँ सूज जाएंगी, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगा, तो इसको हम कहते हैं अस्थमा अटैक। तो ऐसे में इंस्टेंटली क्या किया जा सकता है या क्या करना चाहिए जब अगर किसी भी पेशेंट को अस्थमा अटैक आया हो, तो उसको तुरंत क्या इलाज दिया जा सकता है? देखिए, एक तो चीज़ है कि मरीज को अस्थमा अटैक आया और वो घर पे है, तो पहले तो मरीज को अपनी जो दवाइयाँ हैं जो वो ले रहा है, अगर वो ठीक से ले रहा है तो अस्थमा अटैक उसको नहीं होता है।
जी। ज़्यादातर हमने देखा है कि मरीज अपनी दवाइयाँ जो है वो छोड़ देता है, क्योंकि ये बीमारी भी ऐसी है, बीमारी इंटरमिटेंट होती है ना, सिम्टम्स कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं। जी। तो मरीज अगर घर में है और उसको अटैक आता है तो घर में जो इनहेलेशन थेरेपी होती है, जो हम कहते हैं नेबुलाइजेशन है घर में या अस्थमा इनहेलर्स हैं, वो इमीडिएटली वो घर में ले सकता है ताकि उसका थोड़ा सा उसको रिलीफ आए। और उसके बाद इमीडिएटली उसको डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए और डॉक्टर से मिलना चाहिए या फिर इमरजेंसी में जाना चाहिए। जी। और इसी के साथ बात करें अगर डाइट की, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उनको नहीं खानी चाहिए या उन्हें उनका परहेज़ करना चाहिए? देखिए, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो कि ये देखना होता है कि हमें पेशेंट को फूड एलर्जी से कोई अस्थमा है कि नहीं है, उसके सिम्टम बढ़ते हैं कि नहीं है। ज़्यादातर मरीज को पता होता है कि मुझे ये खाने से, फॉर एग्जांपल मैंने नट्स खाए तो मेरी एलर्जी, मेरे वो अस्थमा का अटैक हो गया या मैं अस्थमा के सिम्टम्स मेरे बढ़ गए। तो काफ़ी हमेशा ज़्यादातर केसेस में तो मरीज बता ही देता है कि मेरे को इन चीज़ों से एलर्जी है और मुझे, तो हम उनसे कहते हैं कि आपको इनसे परहेज करना चाहिए। फिर इसके अलावा हम लोग कुछ स्किन टेस्ट भी करते हैं, हम लोग ब्लड टेस्ट भी करते हैं, ये फाइंड आउट करने के लिए, देखने के लिए कि किन किन से एलर्जी हो सकती है। तो अगर वो हमें पता चलता है तो उनसे भी उनको परहेज करना चाहिए। फिर इसके अलावा जैसे बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें हैं, ये चेंज ऑफ सीज़न हो रहा है, ये सर्द गर्म हो रहा है, तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज प्रिडोमिनेटली कॉमनली इनसे भी हमें अस्थमा सिम्टम बढ़ते हैं और अटैक्स होते हैं। जी। इसी के साथ जो अस्थमा पेशेंट्स हैं उनको कौन से ऐसे फूड हैं जो खा सकते हैं, वो उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर सकते हैं कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें नुकसान नहीं देंगी? देखिए, मैं हमेशा जो और प्लस कहते हैं, जो लिटरेचर वो ये कहते हैं कि अस्थमा में आप सब कुछ खा सकते हैं जी, अनलेस एंड अनटिल आपको ये पता है कि हाँ मुझे ये खाने से प्रिडोमिनेटली हम लोग देखते हैं कि नट एलर्जी काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। ओके। तो अगर आपको मालूम है हाँ मुझे उससे एलर्जी है तो वो हमें अवॉइड करने हैं। उसके अलावा कोई ऐसा सख्त उसके अलावा अगर हमें जैसे जो ठंडी चीज़ें, जो मैं कहता हूँ जिसकी तासीर ठंडी है या जिसकी तासीर बहुत खट्टी है, वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है जी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हाँ आप ये मत खाओ, आप ये मत खाओ, क्योंकि हर मरीज अलग है और हर मरीज की एलर्जीज भी अलग है। अब जैसे कई बार होता है कुछ लोगों में दूध, कि हमें जब हम दूध पीते हैं तो हमें सिम्टम बढ़ जाते हैं, हमें बलगम ज़्यादा आता है, तो उसमें कई बार हम लोग कहते हैं ठीक है, आप कहते हैं सीधा डबल टोन बिना उसका दूध आप ले सकते हो, लेकिन मेजॉरिटी काफ़ी लोगों में दूध से समस्या नहीं आती है। तो हमारे देश में मिथ भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं हमेशा लिटरेचर भी यही कहता है कि आपको, हर आदमी को अपने सिम्टम, अपनी एलर्जी पता होनी चाहिए जी। हम जनरलाइज वे में नहीं कह सकते कि आप ये अवॉइड कर दो, पर्सन टू पर्सन डिपेंड हाँ, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा जी। साथ ही बात अगर ट्रीटमेंट की करें तो अस्थमा का जो ट्रीटमेंट है तो वो कितना समय लेता है ठीक होने में, और क्या इसको जड़ से मिटाया जा सकता है? देखिए, अस्थमा जो है वो एक डिजीज़ है जो कि क्रॉनिक, जैसे मैंने बताया था कि अस्थमा एक क्रॉनिक डिजीज़ है, तो ये रहता है। इसकी अगर हम नेचुरल हिस्ट्री की बात करें तो जब ये शुरुआती तौर पे जब हम देखते हैं सिम्टम्स, जो शुरू में तो ये काफ़ी लोगों में ये आता है विद सिम्टम्स और उसके बाद ये बैठ जाता है अपने आप विद इलाज के साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाद में ये नहीं उठ सकता, आगे जाके लाइफ में भी दोबारा आ जाता है। तो ये जड़ से ख़त्म नहीं हो सकता है, लेकिन ये ट्रीटेबल है। हम हमेशा ये कहते हैं कि इससे आपकी लाइफ को कोई खतरा नहीं होगा अगर आप इसकी दवाइयाँ प्रॉपर ले रहे हैं। आपकी जितनी उम्र लिखी हुई है भगवान ने वो आपको पूरी मिलेगी, तो आप पूरा जियोगे, बस दवाइयाँ अपनी टाइम से ले लो और जैसे डॉक्टर ने बताया वैसे आप चलते रहो जी। इसी के साथ वर्ल्ड अस्थमा डे पर आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, मेरा मैसेज ये रहेगा कि हमें अस्थमा एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में मिथ बहुत ज़्यादा हैं, तो जैसे कि आज हम बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं एजुकेशन के लिए जी। तो हम पेशेंट को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए। हम अस्थमा ट्रीट करें, साथ में मरीज को बताएं भी, उसको एजुकेशन भी दें, ताकि कुछ भी सिम्टम्स हो या अटैक हो घर में वो अपना मैनेज कर सके और अपनी लाइफ जो है आगे अपनी हेल्दी वो जी सके, उसको अटैक्स ना हो और जितनी भगवान ने लिखी है वो उसको मिले। तो एजुकेशन प्रॉपर मिलनी चाहिए। तो हमने अस्थमा से जुड़ी बहुत सी जो जानकारियां हैं वो हासिल की हैं और साथ ही साथ डॉक्टर ने बताया है कि किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टीवी।